Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous some lectures we have studied about the measurement of pressure and pressure intensity. ओके लास्ट टाइम हमने मैनोमीटर्स देखे थे कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं, माइक्रो मैनोमीटर्स देखे थे, इंक्लाइन मैनोमीटर्स देखे थे, यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, और साथ साथ प्रेशर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, प्रेशर का कन्वर्जन कैसे होता है एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर में. ओके, हेड ऑफ वाटर इन मीटर, हेड ऑफ मर्क्यूरी इन मीटर, ये सारे यूनिट्स जो है वो हमने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में देखे थे. और अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो हमने एग्जांपल्स कैरिड आउट किए थे यूट्यूब मैनोमीटर के और माइक्रो मैनोमीटर के. ओके, तो आज जो है वो हम इसी यूनिट में जो तीसरा पार्ट है ब्यूएंसी एंड फ्लोटेशन उस पे जाने वाले हैं. ओके, देखो ये यूनिट नंबर 2 जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स है. ओके, उसमें अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे तो जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से 3 चैप्टर है इसमें. उसमें से फर्स्ट पोर्शन मैंने यूनिट 2 का करवाया, वो आपका यानी कि प्रेशर मेजरमेंट एंड इट्स डिवाइसेस. सेकेंड थिंग इज सेंटर ऑफ प्रेशर एंड थर्ड वन इज ब्यूएंसी एंड फ्लोटेशन. ओके, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो हम इसके बाद में देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा इजी टॉपिक है और ये मिड सेम में भी आपके है इंक्लूडेड. तो ब्यूएंसी एंड फ्लोटेशन जो है वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सेकंड वाला पोर्शन देखेंगे. ओके, तो वो वंस अगेन आई रिपीट दैट ब्यूएंसी एंड फ्लोटेशन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 2. ओके, बट आप बुक में देखोगे तो वो आपको अलग चैप्टर के तौर पे दिखाया होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्यूएंसी एंड फ्लोटेशन. सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूएंसी. तो ब्यूएंसी क्या है? ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर एंड वेटलेस इन अ लिक्विड दैट इट डज इन एयर. देखो लिक्विड में क्या है कि कोई भी मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद को लाइटर फील करता है, और लाइटर फील करता है उसके साथ साथ उसका वेट भी कम लगता है, ऐसा उसको लगता है. ओके, यानी ऑब्जेक्ट को ऐसा फील होता है. अब देखो ऑब्जेक्ट तो मतलब कोई लाइफ वाली चीज़ है नहीं, बट हम एज अ ऑब्जेक्ट अपने खुद को ले तो हम हमारा जो वेट एयर में है, यानी कि अब हम आप जब भी जिस भी पोजीशन में खड़े हो आप एयर में हो. ओके, आपका जितना वेट आपको अभी लग रहा है, ओके, उतना वेट अगर आप पानी में जाओगे तो आपको नहीं लगेगा. यू विल फ्लोलेसली. ओके, तो पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जाते ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो खुद को लाइटर महसूस करता है. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्ज इन इट. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करता है हमें कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जाता है, पानी उसके ऊपर यानी कि वाटर उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. ओके, तो वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है एग्जैक्टली अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है, उसी के कारण ही हमें हमारा जो वेट है वो थोड़ा कम दिखता है, वो हमें लाइटर लगता है. दिस फोर्स दैट टेंड्स टू लिफ्ट द बॉडी इज कॉल्ड ब्यूएंसी फोर्स. ओके, तो ये फोर्स जो क्या है कि वो बॉडी को लिफ्ट करने का ट्राई करता है. देखो पानी में कोई भी चीज़ जो हो वो अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, except that the force downward pulling them is greater than the buoyancy force. okay, तो buoyancy force एक ऐसा फोर्स है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को जो पानी में डुबाया जाता है, इमर्स किया जाता है, उसे बाहर धकेलने का ट्राई करता है. तो वो फोर्स के जो पानी में से ऑब्जेक्ट को बाहर धकेलता है उसे हम बुयांसी फोर्स कहते हैं. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ बुयांसी था कि बुयांसी एग्जैक्टली चीज़ क्या है. ओके, तो अब आप समझ गए होगे क्या है. नाउ बुयांसी एंड सेंटर ऑफ बुयांसी वो देखते हैं. तो इसकी अब टेक्निकल डेफिनेशन दी है. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ फ्यूल एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी. दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बुयांसी. ओके, तो कोई भी बॉडी को अगर हम फ्लूइड में इमर्स करते हैं यानी कि उसको अंदर डुबो देते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है
बाय दैट फ्लूइड ऑन द बॉडी, यानी जो भी बॉडी हमने इमर्स की है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है. दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. तो ये अपवर्ड फोर्स कितना होता है? दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. वो बॉडी के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वेसल में से तो उतना मतलब वो फोर्स होता है अपवर्ड फोर्स, एंड इट इज कॉल्ड द बियॉन्से फोर्स ऑफ बियॉन्से. ओके, तो फिर से एक बार डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्यूल, an upward force exerted by the fluid on the body, and this upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body, and it is called force of buoyancy. Now center of buoyancy is what? It is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to be act. Okay, ये एक ऐसा पॉइंट है. देखो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा होगा. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी. तो सीजी जो होता है वो क्या होता है कि जो पूरा मतलब जो थिंग होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका पूरा मास कहाँ पे सेंटर्ड है. ओके, तो उसे हम सीजी बुलाते हैं. आपने मॉस पे भी देखा होगा, मॉस में देखा होगा लास्ट टाइम थर्ड सेमेस्टर में कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं उसको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो वो फ्रीली सस्पेंड कर सकता है, मतलब वो स्टेबल रह सकता है. ओके, तो ऐसे पॉइंट को हम सीजी बुलाते हैं. और सीजी क्या है कि जो टोटल ऑब्जेक्ट का मास है वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऐसा पॉइंट. तो बियॉन्सी, सेंटर ऑफ बियॉन्सी भी ऐसी चीज़ है. इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट. ये एक ऐसा पॉइंट है थ्रू विच द फोर्स ऑफ बियॉन्सी इज सपोज टू बी एक्ट. ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से आपकी जो मतलब ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो बियॉन्सी फोर्स है वो एक्ट होना चालू होगा. As the force of buoyancy is a vertical force is equal to the weight of the fluid displaced by the body, the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. देखो, अब ये एक बहुत ही important line है आपके लिए. As the force of buoyancy is a vertical force, okay, buoyancy एक vertical force है जो कि upward side जाता है, and it is equal to the weight of the fluid displaced by the body. बॉडी के द्वारा जितना मतलब फ्लूइड डिस्प्लेस होता है वेसल में से तो उतना आपका बियॉन्सी फोर्स होता है. द सेंटर ऑफ बियॉन्सी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस. जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही आपका सेंटर ऑफ बियॉन्सी होता है. ओके, यानी आपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर डाला है तो जितना पानी वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसे ही हम सेंटर ऑफ बियॉन्सी बुलाते हैं. ओके, तो ये लाइन में आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स, बियॉन्सी फोर्स एक वर्टिकल फोर्स है जो कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसके इक्वल होता है. ओके, अब सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है. जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी आपका सेंटर ऑफ बियॉन्सी. ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है. उसके बाद का आपका टॉपिक है मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट. तो मेटा सेंटर किसे बुलाते हैं एंड मेटासेंट्रिक हाइट क्या है वो हम देखते हैं. तो मेटा सेंटर, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय अ स्मॉल एंगल. ओके, तो ये एक ऐसा पॉइंट है मेटा सेंटर कि जहाँ से टिल्ट करके यानी जहाँ से उसको सस्पेंड करें हम तो बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है. ओके, यानी एक ऐसा एंगल है कि जहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑसिलेटिंग करना चालू कर देती है, ऐसा पॉइंट. द मेटा सेंटर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ action of force of buoyancy will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. ओके, यानी एक्चुअल में ये मेटा सेंटर है क्या, तो उसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट, ऐसा पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बियॉन्सी, यानी जो बियॉन्सी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, विल मीट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी. नॉर्मल एक्सिस ऑफ बॉडी जो है उससे मीट करती है जाके
व्हेन द बॉडी इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि बियोंसी की मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है एंड आपके बॉडी की जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी कि नॉर्मल एक्सिस जो है वो दोनों कोइंसाइड हो। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, लेकिन जब आप वो बॉडी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं ओके, तो वो दोनों कोइंसाइड होती है और वो जो बॉडी है वो टिल्टिंग होना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे सेंटर को हम यानी ऐसे एंगुलर सेंटर को हम मेटा सेंटर बुलाते हैं। ओके, तो पहली डेफिनेशन मेटा सेंटर की ये है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल। अगर आप कोई बॉडी को टिल्ट करते हैं स्मॉल एंगल पे और वो ऑसिलेट होना चालू कर देता है, तो वही जो टिल्टिंग पॉइंट है उसे हम मेटा सेंटर बुलाते हैं। एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज दैट द मेटा सेंटर may also be defined as the point at which the line of action of the force of buoyancy will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement। देखो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है मेटा सेंटर का। कंसीडर अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। कंसीडर अ बॉडी, देखो यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हमने फ्लोट किया है, ये उसकी नॉर्मल एक्सिस है, ये उसका बियोंसी फोर्स है B एंड ये उसकी G यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी फिगर 17A में इक्विलिब्रियम है ओके, एंड G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड B द सेंटर ऑफ बियोंसी। G जो है मैंने जैसे बताया वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि ये पूरा जो आपका एक बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एंड B जो है वो सेंटर ऑफ बियोंसी है। देखो बियोंसी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा नीचे दिखाई देती है ओके। फॉर इक्विलिब्रियम बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द नॉर्मल एक्सिस विच इज़ वर्टिकल। अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है ओके यानी स्टेबल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी नॉर्मल एक्सिस और सेंटर ऑफ बियोंसी दोनों सेम लाइन पे है। बॉडी टिल्ट होना क्यों स्टार्ट करती है? क्योंकि हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तब जो लाइन ऑफ एक्शन जो है नॉर्मल एक्सिस की और बियोंसी की वो मतलब मीट से थोड़ा दूर होना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे पॉइंट को हम जो है वो मेटा सेंटर कहते हैं बोला ओके। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस जो है वो यहाँ चली गई और जो बियोंसी है वो B1 यहाँ पे चली गई ओके, और यहाँ पे जो वेट कॉन्सेंट्रेटेड है वो, और यहाँ पे मूवमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इस साइड देते हैं ओके। तो ये फिगर अब आपको समझ में आ गई, GBW B1 ओके। तो ये अब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लेट द बॉडी इज गिवन अ स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके, बॉडी को हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 17.B। हमने इसको ऐसे थोड़ा जो है वो टिल्ट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ओके, इस डायरेक्शन में हमने उसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया। The center of buoyancy, which is the center of gravity of the displaced liquid or center of gravity of the portion of the body submerged in a liquid, will now be shifted towards right from the normal axis। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अब ये B था वो राइट साइड थोड़ा खिसक गया है, यानी कि वो अब B1 पे आ गया है ओके। B पॉइंट जो है वो आपका B1 पे आ गया है। लेट इट इज़ एट B1 ओके, ये B1 पॉइंट पे आ गया है। The line of action of the force of buoyancy in new position will intersect the normal axis of the body at some point, say M. This point is called meta center. Okay? अब देखो पहले क्या था, नॉर्मल एक्सिस पे दोनों सेम एक्सिस पे थे ओके, नॉर्मल एक्सिस और आपकी बियोंसी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो। अब लेकिन देखो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे है यानी कि यहाँ पे है, और B जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होके B से B1 पे आ गया है। अब बियोंसी की नई पोजीशन B1 है और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जाके कोइंसाइड करता है M पॉइंट पे। तो ये जो M पॉइंट है वो आपका मेटा सेंटर है ओके। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये फिगर के थ्रू ओके, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। तो अब ये मेटा सेंटर क्या है वो आपको पता चल गया होगा ईजिली, एकदम मतलब अच्छी तरीके से इल्यूस्ट्रेट किया है ये एग्जाम्पल में कि मेटा सेंटर एंड मेटा
मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो मैं अब डिस्क्राइब करूँगा कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, बट मेटा सेंटर जो है वो ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको ए एंड बी से। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी फ्लोट करती है, ओके। तो बॉडी फ्लोटिंग के ड्यूरेशन में जब हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तब बियोंसी की पोजीशन चेंज होती है, और उसके बाद जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन ऑफ एक्शन एंड बियोंसी की लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे मीट करती है उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर बुलाते हैं। तो आइए आगे की थियरी पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? It is the distance mg between the meta center of the floating body and the center of gravity of the body। देखो मेटासेंट्रिक हाइट यानी कौन सी हाइट? जो अब आपको नया मेटा सेंटर m मिला वो, एंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी g, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस mg अगर आप फाइंड कर लो तो वो आपकी मेटासेंट्रिक हाइट हो जाएगी, ओके। एकदम इजी टॉपिक है समझने के लिए। इट इज़ द डिस्टेंस mg बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ओके। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है? आपका मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद है एनालिटिकल मेथड फॉर मेटासेंट्रिक हाइट। अब मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक मेथड है। कंसिडर बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड एज अ शोन इन फिगर 18.a, यानी कि 18a में ऐसे मतलब कोई बॉडी है, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो g और b ऐसे होगा एक्ट, ओके। ए बी सी डी करके ये बॉडी है, ओके। लेट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बी इज द सेंटर ऑफ बियोंसी। फॉर इक्विलिब्रियम बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द नॉर्मल एक्सिस विच इज वर्टिकल, ओके। तो वर्टिकल एक्सिस पे दोनों होगा, अभी तो जी एंड बी बोथ, ओके। लेट द बॉडी इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सपोज हमने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा जितना, यहाँ पे थीटा देखो नोटिफाई किया है आपको, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया। द न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी इज एट B1, न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी B से B1 पे आ गया। द वर्टिकल लाइन थ्रू B1 कट्स द नॉर्मल एक्सिस एट M, ओके। जो नॉर्मल एक्सिस को M पे कट करती है बियोंसी की जो लाइन है वो, दिस M इज कॉल्ड मेटा सेंटर, वो M को हम मेटा सेंटर बुलाते हैं। एंड जी एम इज मेटासेंट्रिक हाइट, ये जी से स्टार्ट करके एम का जो डिस्टेंस है उसे हम मेटासेंट्रिक हाइट बुलाते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हो इजीली फ्रेंड्स, ओके, फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे जो फिगर पे सारा डिस्क्राइब करना था, देखो ए की पोजीशन ए डैश पे आ गई, बी की पोजीशन जो है वो बी यहाँ से B1 पे आ गया, ओके, बी से बी डैश हो गया। तो ऐसे जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है पूरे की पूरी। अब यहाँ पे देखो ये प्लान ऑफ द बॉडी है एट वाटर लाइन के, वाटर लाइन पे बॉडी का प्लान क्या है, ओके। अब देखो वाटर लाइन पे प्लान लिया तो ये जो एक्स जो यहाँ पे दिखाई दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपको यहाँ दिखाई देगा एक्स यहाँ पे, ओके। तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉजेज द वेज शेप प्रिज्म BO B' on the right of the axis to the go inside the water, while the identical wedge shaped prism represented by A emerges out of the water on the left of the axis। अब देखो ये BO B' पहले वो फाइंड करते हैं, ये आपका B, ये आपका O एंड आपका B'। ये जो BO B' जो पोर्शन है वो क्या होगा, वो पानी में इमर्ज होगा, ओके। वो इनसाइड वाटर जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, और आपका जो A O एंड O' पोर्शन है, ये डैश वाला पोर्शन और ये एक पोर्शन, ओके। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये B, ये O एंड ये B', BO B' पानी में इनसाइड जाएगा एंड AO A' जो है वो पानी से बाहर आएगा। दिस वेज रिप्रेजेंट्स अ गेन इन बियॉन्ड फोर्स ऑन द राइट साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ द बियॉन्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये वेजेस पे क्या होगा कि एक में क्या है कि गेन इन बियॉन्ड फोर्स होगा, ओके, ऑन द राइट साइड, यानी कि जो आपका जो पानी में जा रहा है उसका बियॉन्ड फोर्स गेन होगा, और जो पानी से बाहर निकल रहा है लेफ्ट साइड यानी AO A' वाला, उसके पोर्शन में क्या होगा कि बियॉन्ड फोर्स जो है वो मतलब लेस होगा, लॉस होगा उस पर। द गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल फोर्स FB acting through the CG of the prism BO B'
while the loss is represented by an equal and opposite force DFB acting vertically downward through the centroid of AOA dash. अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रोइड, देखो यहाँ पे सेंट्रोइड पे देखो ये अपवर्ड फोर्स है DFB और यहाँ पे DFB डाउनवर्ड फोर्स है। ओके, तो जो लॉस होगा है लॉस हो रहा है वो फोर्स नीचे के साइड, और जो गेन कर रहे हैं वो फोर्स अपवर्ड साइड। मैंने दिखा दिया DFB, यहाँ फिगर में आप देख सकते हो DFB एंड यहाँ भी DFB है, दोनों वेजेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के है, ग्रेविटी पे है। ओके, द कपल ड्यू टू दिस बियॉन्ड फोर्सेस DFB टेंड्स टू रोटेट द शिप इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये टोटल कपल से क्या होगा, ये टोटल कपल से पूरा जो आपका शिप है यानी कि ये जो शीट है ABCD उसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। ऑल्सो द मूवमेंट कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ बुयांसी फ्रॉम B to B1 इज ऑल्सो इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, B से B डैश की B1 की जो मूवमेंट होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, आप देख सकते हो कि अगर हम घुमाते क्लॉकवाइज है तो B से B1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। Thus these two couples must be equal। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कपल जो है वो एक ही मतलब मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। Consider towards the right of the axis a small strip of a thickness dx at a distance x from the O as shown in figure 18.b। अब देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे मेज़र की है स्मॉल x जितना, स्मॉल dx जितनी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर में dx जो x डिस्टेंस पे है जो मेन एक्सिस से, और dx जितनी उसकी साइज है। ओके, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो अब ये स्ट्रिप की मतलब एरिया क्या होगा, तो हाइट इंटू थिकनेस होगा। ओके, तो हाइट और थिकनेस जो है वो x इंटू थीटा इंटू dx, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि x इंटू dx से मतलब आपको हाइट मिलेगी एंड थीटा से आपको टोटल जो मतलब उसका जो एरिया कवर्ड है वो मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया इंटू एल। तो एरिया जो है वो x इंटू थीटा इंटू एल और dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप में आपने उसको एरिया को l से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x थीटा dx को l से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वेट ऑफ स्ट्रिप, तो रोजी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर है x थीटा एल डी एक्स एंड रोजी, तो रोजी x थीटा एल डी एक्स, तो वो हो गया आपका वेट ऑफ स्ट्रिप। सिमिलरली इफ अ स्मॉल strip of thickness dx at distance x from the O towards the left of the axis is considered, the weight of strip will be rho g x theta l dx। ओके, यानी दोनों साइड के जो स्ट्रिप्स है उसको हमने मेजरमेंट कर लिया कि उसका एरिया, वॉल्यूम एंड वेट क्या होगा। टू वेट्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हैंस कंस्टिट्यूट अ कपल। दोनों वेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो एक कपल फॉर्म करते हैं। मूवमेंट ऑफ द कपल, अब मूवमेंट ऑफ द कोई भी कपल की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, वेट ऑफ द स्ट्रिप, वेट ऑफ दैट स्ट्रिप एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेट्स। तो पहले तो वेट ऑफ स्ट्रिप जो है वो यहाँ से मिल जाएगा रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेट्स, यानी दोनों साइड का डिस्टेंस अगर मैं मेज़र करूँ तो एक साइड एक एक्स है, दूसरी साइड दूसरा एक्स है, दोनों साइड। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दोनों साइड, यानी दोनों साइड हमने एक्स एक्स डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स यानी कि 2x हो जाएगा, तो 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल डी एक्स। ओके, तो ये जो इक्वेशन अब ऐसा बन जाएगा। मूवमेंट ऑफ द कपल फॉर द होल वेज, तो अब देखो होल वेज के लिए क्या होगा, यानी पूरी की पूरी स्ट्रिप के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल डी एक्स। ओके, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है उसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हो जाएगा। नाउ मूवमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी फ्रॉम B to B1, तो उसकी जो मूवमेंट होगी कपल ड्यू टू कपल B से B1 जाएगा तो वो कितना होगा, तो BB1 इंटू टोटल FB यानी कि फोर्स, तो FB इंटू BM इंटू थीटा। तो ये BB1 की जगह मैंने BM इंटू थीटा क्यों लिखा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखो अब ये BB1 है। ओके, तो BB1 फाइंड करने के लिए ये टोटल BM इंटू ये थीटा। ओके, अब जो अगर आप कॉस थीटा लो, साइन थीटा लो, तो ये थीटा जो है वो नेग्लिजिबल पॉइंट पे आता है।
तो उसे हम कंसिडर करते नहीं हैं, और जो वो बी एम इंटू थीटा हो जाता है। ओके, तो बी बी वन की जगह पे हम बी एम इंटू थीटा लिख सकते हैं, और एफ बी की जगह हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ जो बुयांसी होता है वो वेट के थ्रू ही होता है। तो वेट डब्ल्यू इंटू बी एम इंटू थीटा, वो आपका इक्वेशन नंबर 2। बट दीज टू कपल्स आर द सेम, बट ये दोनों कपल्स सेम है। हैंस इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों को इक्वेट कर दिया, डब्ल्यू इंटू बी एम इंटू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया, 2 रो जी थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एल इंटू डी एक्स। ओके, तो डब्ल्यू इंटू ई एम, अब देखो थीटा जो है वो यहाँ भी है, इस साइड भी है, यानी वो कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2 रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एल एक्स स्क्वायर एल डी एक्स, बट एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो स्ट्रिप का एरिया इंटू एल, यानी कि ये टोटल एरिया हो गया, यानी वो हो गया डी ए। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी एम इज इक्वल टू 2 रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। फ्रॉम फिगर 18C, अब 18C के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू एल, यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लान ऑफ द बॉडी एट द वाटर सरफेस अबाउट द वाई वाई एक्सिस, यानी डब्ल्यू इंटू बी एम इज इक्वल टू रो जी एल, यानी कि देखो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू एल हमने यहाँ रख लिया, तो रो जी एल अपॉन डब्ल्यू। बट डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब बॉडी जो है हमने जो इमर्स की है, जो मतलब हमने जो इमर्स की है उसका वेट जो है, तो वो वेट कितना होगा, तो फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, वो जितना बॉडी जो है वो फ्लूइड डिस्प्लेस करती है उतना होता है। तो वो होगा रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, रो इंटू जी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बॉडी सबमर्ज इन वाटर, एंड जो सबमर्ज इन वाटर होता है वो ए जितना होता है, तो वो हो जाएगा रो जी इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बी एम का जो है वो निकाल लिया, रो जी एल अपॉन रो जी ए, तो एल अपॉन ए, एंड जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। अब देखो जी एम की जो वैल्यू है, मेटासेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू है वो है बी एम माइनस बी जी। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी एम माइनस बी जी करोगे तो आपको टोटल जो जी एम है वो मिल जाएगा। तो एल अपॉन ए माइनस बी जी, एंड थस मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन बाय जी एम इज इक्वल टू एल अपॉन ए माइनस बी जी। ओके, तो ये आपका इक्वेशन है मेटासेंट्रिक हाइट का। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट के मेटासेंट्रिक हाइट किसे बुलाते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। ओके, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू आने वाले हैं, तो आप इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना, प्रूफ के ऊपर मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना कि प्रूफ कैसे आता है, और उसके साथ साथ फिगर्स जो है वो भी देख लेना, तो आपके थोड़े फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।